नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि मनी चेंजर से रिलेटेड है। यानी जो मनी एक्सचेंज का काम करने वाले एजेंट्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है मनी एक्सचेंज करने की, उसके ऊपर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, उसको अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाए या की जाए, और फिर उसके ऊपर निर्धारित दर से टैक्स की गणना की जाती है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कहा गया है कि गोविंद लिमिटेड बीकानेर एक अधिकृत मुद्रा परिवर्तन करने वाली एक फेमा 99 में पंजीकृत कंपनी है। उसने मुद्रा परिवर्तन के समय ये लेन देन आपको बताए हैं। ये जो लेन देन किए गए हैं, इन लेन देन से संबंधित जो एक मुख्य बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको RBI की रेफरेंस रेट मालूम होती है, इसमें जो सेक्शन 32A के अंतर्गत, क्योंकि इसने कहा सेक्शन 32(2)A, सेक्शन 32(2)A के अंतर्गत जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात की जाती है एक मनी चेंजर के लिए, उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि यदि RBI की रेफरेंस रेट मालूम होती है, तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंस ऑफ RBI रेट एंड एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होता है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि RBI की रेफरेंस रेट मालूम होती है। तो जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर अपने को दिया गया है, सोल्ड $8,000 एट द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू ₹66। ये एक्सचेंज रेट हुई 66। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हुई 8000। RBI की जो रेफरेंस रेट है वो $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज है। तो जब हम इस फर्स्ट पॉइंट की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 8000 हो जाएंगे। इसके बाद ब्रैकेट शुरू, डिफरेंस ऑफ RBI रेफरेंस रेट एंड एक्सचेंज रेट। तो ये डिफरेंस 66 माइनस 65 करेंगे अपन। यहां पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको फिर बता देता हूं कि हम डिफरेंस लेते हैं, न कि कोई एक चीज माइनस दूसरी चीज। यानी यहां पर ये नहीं है कि RBI रेट माइनस एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट माइनस RBI रेट, ये नहीं होता। यहां पर एक स्पष्ट है कि डिफरेंस लेते हैं। अब जब डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस आपको पॉजिटिव ही रखना होता है। यहाँ पर अपने को जो बड़ी वैल्यू में से माइनस कर देते हैं छोटी वैल्यू, जैसे 66 माइनस 65 करेंगे, नहीं कि 65 माइनस 66। अब मान लीजिए RBI रेफरेंस रेट होती है 65 होती है और $, यहाँ पर एक्सचेंज रेट 64 होती, तो हम 65 माइनस 64 करते हैं। अब इस कंडीशन में 66 माइनस 65 करेंगे तो यहाँ डिफरेंस लिया जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े का सवाल नहीं है, डिफरेंस है, और डिफरेंस ये पॉजिटिव ही आएगा। तो कुल मिलाकर के बात हुई कि 8000 इंटू 1, तो कुल मिलाकर के ये पहले पॉइंट का जो वैल्यू सप्लाई आई वो 8000 आ गई। ये आपके नीचे सॉल्यूशन के अंदर आपको बता दिया गया है पूरा चित्र से।
इसके बाद में 2 नंबर जो पॉइंट है वो 2 नंबर पॉइंट कहता है कि परचेज 3000 यूरो एट द रेट ऑफ 1 यूरो इक्वल टू 72। तो इसमें भी अपने चूंकि एक्सचेंज रेट भी मालूम है और इधर यूरो की आरबीआई रेफरेंस रेट भी मालूम है 74। तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड हो गया 3000 इनटू डिफरेंस ऑफ यूरो एंड रुपी। जब हम लेंगे तो ये डिफरेंस जो है 1 यूरो एक्सचेंज रेट आया 72 और 1 यूरो रेफरेंस रेट आया आरबीआई की 74। तो डिफरेंस हुआ 2 रुपए का। तो 2 इंटू 3000 तो 6000 इसकी वैल्यू बनेगी। इस 2 नंबर पॉइंट की वैल्यू बनी ये 2 इंटू 3000 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं। परचेज 3000 ब्रिटिश पाउंड एट द रेट ऑफ 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹101। तो यहां एक्सचेंज रेट है 101 और ब्रिटिश पाउंड की जो आरबीआई रेफरेंस रेट है वो आपको दिए 99। तो जैसे मैंने आपको बताया यहां पर बड़े में से छोटा माइनस करना होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 101 में से 99 माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की जो फिगर होगी वो तो 2 आएगी और बाहर ब्रिटिश पाउंड 3000 है तो 3000 इंटू 2 इज इक्वल टू 6000 आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 की जो वैल्यू सप्लाई आएगी वो 6000 रुपये आएगी। ओके बच्चों, इसके बाद में अपना आते हैं नंबर 4 पर। फोर में सोल्ड 50,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी जेड एट द रेट ऑफ 1 जेड इज इक्वल टू 16 रुपीज। अब यहां पर एक जेड करेंसी है, इस जेड करेंसी की आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम नहीं है, केवल रुपए में इसकी एक्सचेंज रेट मालूम है। एक्सचेंज रेट मालूम है लेकिन आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम नहीं है। तो हमारा सेक्शन जो रूल 32(2)(a क्या कहता है कि यदि आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम नहीं होती है तो हम उस मुद्रा की को इंडियन रुपीज में बदल देते हैं और फिर उसका 1% निकाल लेते हैं। तो जैसे इस करेंसी को जब इंडियन रुपीज में बदलेंगे तो 50,000 यूनिट्स इंटू 16 यानी 8 लाख रुपए बनेगा। कितना बनेगा? 8 लाख रुपए बनेगा। इस 8 लाख का 1% करेंगे तो 8,000 रुपये आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये पॉइंट नंबर 4 का सेल ऑफ 50,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी जेड जो है तो वो 1% ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू इंडियन रुपीज जो एक्सचेंज रेट है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका 1% करेंगे तो 8,000 रुपये आ जाएगा। ये बात हुई चौथे पॉइंट में। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि 2 प्रकार की करेंसीज को चेंज किया जा रहा है। ये कहता है सोल्ड 10,000 US डॉलर फॉर 6,000 ब्रिटिश पाउंड, यानी 10,000 US डॉलर को 6,000 ब्रिटिश पाउंड में बदल दिया। अब यहां पर जब ये नियम क्या कहता है 32(2)(a नियम यह बताता है कि यदि न तो आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम है और न ही जो मुद्रा दी गई है जिसकी आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम नहीं है उसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक मुद्रा जो है उसमें भारतीय मुद्रा है उसको हमें मालूम है, यानी एक मुद्रा उसमें भारतीय मुद्रा है। जैसे यहाँ पर दे दिया कि जेड इज इक्वल टू दे दिया 16 रुपीज, तो एक मुद्रा भारतीय मुद्रा है। और तीसरी स्थिति क्या है कि जब दोनों ही मुद्राएं विदेशी मुद्राएं हैं, भारतीय मुद्रा एक भी नहीं है, तो जैसे यहाँ पर क्या है गया US डॉलर 10,000 यूनिट है और ब्रिटिश पाउंड 6,000 है।
ये दोनों ही मुद्राएं विदेशी मुद्राएं हैं, भारतीय मुद्रा इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब रूल क्या कहता है 32(2)(a कि यदि ऐसी स्थिति है कि दोनों ही मुद्राएं विदेशी मुद्राएं हैं तो दोनों ही मुद्राओं को पहले इंडियन रुपीज में बदल देते हैं। अब इंडियन रुपीज में बदलने के लिए आपके सामने दोनों ही मुद्राओं की आरबीआई रेफरेंस रेट अगर मालूम है तो हम पहले आरबीआई रेफरेंस रेट लेते हैं। यदि आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम नहीं है तो फिर दोनों के एक्सचेंज रेट ले लेते हैं। यहाँ पर आरबीआई रेफरेंस रेट आपको दी गई है, इसलिए पहले हम दोनों ही मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में बदल देंगे। तो जैसे 10,000 US डॉलर को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,50,000 आएगा रुपए में। 6,000 ब्रिटिश पाउंड को यदि हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 यानी 5,94,000। ठीक है, तो 5,94,000 रुपये आएगा ब्रिटिश पाउंड में वैल्यू। अब इन दोनों में से जो कम राशि होती है 6.5 और 5,94 में से, तो 5,94 कम है तो हम दोनों में से कम वाली वैल्यू को लेंगे और उसका 1% कर देंगे। तो 5,94,000 का 1% जब हम करेंगे तो राशि आएगी हमारी, कितनी आएगी? 5,940 रुपये आएगी। 5,940। ये हमारे पॉइंट नंबर 5 का सॉल्यूशन आएगा। तो कुल मिलाकर के क्या ध्यान रखना है, यदि एक मुद्रा भारतीय मुद्रा होती है, अगर मान लीजिए रेफरेंस रेट मालूम है आरबीआई की, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। डिफरेंस जो होता है एक्सचेंज और आरबीआई रेफरेंस रेट का, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि आरबीआई रेफरेंस रेट किसी मुद्रा की मालूम नहीं है लेकिन एक मुद्रा भारतीय मुद्रा है तो भारतीय मुद्रा में उसको बदल दो और 1% कर दो। अब तीसरी पोजीशन ये होती है कि दोनों ही मुद्राएं विदेशी मुद्राएं हैं तो दोनों ही मुद्राओं को पहले भारतीय मुद्रा में बदल दो आरबीआई रेफरेंस रेट से गुणा करके, और फिर जो कम राशि आती है उसका 1% कर दो। ठीक है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। इस प्रकार से इन पांचों पॉइंट्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई जोड़ने पर टैक्सेबल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी, ऑफ सर्विस आएगी, वो 33,940 रुपये आएगी। यानी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इज 33,940 रुपीज, और टैक्स पेबल हो जाएगा 33,940 रुपये इंटू 18%। जीएसटी की रेट 18% है, तो इसको 18% से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,110 रुपये टैक्स पेबल आएगा। 6,110 रुपये टैक्स पेबल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है मनी चेंजर की, जो सेक्शन 32(2)(a के अंतर्गत रूल 32(2)(a के अंतर्गत जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हम ज्ञात करते हैं उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ फिनिश होती है। कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि ये जो समस्या है, ये समस्या जो हमने सेक्शन रूल 32(2)(a के अंतर्गत डिस्कस की है, इसमें तीन ही बातें इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है मनी चेंजर के बारे में, कि भाई या तो वो आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आरबीआई रेफरेंस रेट और एक्सचेंज रेट का डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। यदि आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम नहीं है किसी मुद्रा की, लेकिन एक मुद्रा उसमें भारतीय मुद्रा है, तो हम सीधा उसको भारतीय मुद्रा में बदल देंगे और उसका 1% कर देंगे। और यदि दोनों ही मुद्राएं विदेशी मुद्राएं हैं तो दोनों को ही पहले भारतीय मुद्रा में बदलेंगे आरबीआई रेफरेंस रेट या एक्सचेंज रेट को काम में लेते हुए, और फिर उनमें से जो कम होती है उसका 1% कर देंगे। तो इस प्रकार से ये तीन जो है इसके एस्पेक्ट हैं इस रूल के अंतर्गत, वो हम देखते हैं। तो ये मनी चेंजर से संबंधित ये हुई। नेक्स्ट वीडियो जब अपना लेंगे उसमें सेक्शन 32(b) के अंतर्गत जो मनी चेंजर होता है वो भी प्रॉब्लम मनी चेंजर की होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि रूल 32(2)(a
और रूल 32(2)B, ये दोनों रूल्स जो हैं वो एक साथ काम में नहीं लिए जाते। इन रूल में क्या होता है कि यदि वो जो मनी चेंजर होता है उसकी चॉइस पर डिपेंड होता है कि वो या तो चाहे तो रूल 32(2)A काम में ले ले या रूल 32(2)B को काम में ले ले। तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस सिचुएशन के अंतर्गत उसका टैक्स कम बनेगा नेचुरली उसे वो काम में लेगा। लेकिन हमें दोनों ही प्रकार के रूल से संबंधित कैलकुलेशन ज्ञात करना आना चाहिए। इसलिए आज की इस प्रॉब्लम में हमने इसे रूल 32(2)A से संबंधित जो है वो प्रावधानों के अनुसार जो बनने वाला सवाल है वो अपने किया। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को धन्यवाद।